ऑफिसर्स की सिलेक्शंस जो होती है वो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होती है। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दीजिए और सर ये सलमान की बात है आपने हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह। आज मैं कर्नल राजीव रंजन सर से आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर, आपने प्रीशियस टाइम दिया एंड बहुत सी चीजें मुझे सीखनी है आपसे, और जो भी देखेंगे आई एम श्योर कि बहुत सारी आपके एक्सपीरियंस से वी यंगस्टर कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम यू। सर, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी कैसी जर्नी रही, कैसे आप कर्नल बने? कुड यू प्लीज जस्ट लेट मी नो सर। ओके, जय हिंद, नमस्कार टू एवरीवन। मैं अपनी जीवन के बारे में ब्रीफ में बताता हूं। मेरी शुरुआत जो जिंदगी की है एक यात्रा, वो एक छोटे से गांव समर्था कल्याणपुर जो कि समस्तीपुर जिले में है, वहां से शुरू हुई। वहां पे 4ठी क्लास तक मैं समर्था स्कूल में ही पढ़ा, जो गांव का एक सरकारी स्कूल है। उसके बाद हम समस्तीपुर शहर में आए। मैंने 7वीं क्लास, इनफैक्ट आप 6ठी क्लास तक कह सकते हैं, जो मैं सेंट मैरी स्कूल में पढ़ा 4ठी से 6ठी तक। और 7वीं में जाने पर मैं सैनिक स्कूल तिलिया के कंपटीशन में compete करके फिर सैनिक स्कूल तिलिया में हमारा दाखिला हो गया 6th क्लास में। 6 से 11th तक की पढ़ाई मैंने सैनिक स्कूल तिलिया, जिसको कि आप जहां तहां मूवी में और सॉन्ग्स में सुनते होंगे झुमरी तिलिया के नाम से। सर, मैं भी झुमरी तिलिया से। तो वो अच्छा, चलिए दैट्स वंडरफुल। तो झुमरी तिलिया, तो वही तिलिया डायमंड तिलिया, तो सैनिक स्कूल तिलिया से मेरी 11th तक की पढ़ाई हुई। और वहां से फिर 11th में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए compete किया, जो कि एक यूपीएससी की परीक्षा होती है, और रिटन और फिर एसएसबी क्वालिफाई करके हमने 82 में एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, वहां पर हमने दाखिला लिया। और फिर वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई एनडीए की, और 85 जून में मैं वहां से पास आउट होकर फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आ गया। और जून 86 में मेरी इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन हुई, इसमें हमें उस समय 2nd लेफ्टिनेंट का रैंक कमीशन ऑफिसर का दिया गया था। अभी वो रैंक भी अब नहीं रहा, अब तो लेफ्टिनेंट डायरेक्ट मिलती है जब कमीशन होते हैं तो एकेडमी से। और ये हमारा जो है एक ऑफिसर तक का जो एक जीवन की और सफर रही, पढ़ाई की और ट्रेनिंग की। उसके बाद हमने ऑफकोर्स एक 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में पहली पोस्टिंग मेरी नसीराबाद में हुई। मैं इंडियन आर्टिलरी में कमीशन हुआ था, जिसको तोपखाना कहते हैं। उसी में बफोर्स आते हैं, यूएवी आते हैं, रडार्स आते हैं, बहुत सारी चीजें, हेलीकॉप्टर्स भी, आर्मी एविएशन भी हमारा पार्ट ही था। और नसीराबाद में हमारी पहली कमीशन यूनिट के अंदर हुई थी। फिर अलग अलग एकेडमी मींस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग्स में कोर्सेज होते हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए, राइट फ्रॉम यूनिट टू स्टाफ ट्रेनिंग। इवन मैं ग्वालियर में एनसीसी की वुमेन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, उसका भी मैं ट्रेनिंग ऑफिसर रहा है। फिर दानापुर में मैं डीएससी का डायरेक्टर था 3 स्टेट्स का, डिफेंस सिक्योरिटी कोर का, जो कि सारे भी प्राइम सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, वो डीएससी के द्वारा सिक्योरिटी उनको प्रदान की जाती है। तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड का मैं डायरेक्टर था। तो ऐसे करके हमारी जो है एक आर्मी की सफर चलती रही। और 2013 में मैंने अपनी स्वेच्छा से आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया, जिसको हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी कहते हैं एक तरह से। तो ये जुलाई 2013 में मैंने 27 साल नौकरी के बाद जो है आर्मी से रिटायरमेंट लिया, प्रीमेच्योर स्वेच्छा से। सर, जैसे बहुत से सिविलियंस जो आउटसाइड होते हैं, राइट, जो हम लोग सिविलियंस हैं, हम लोग आर्मी के बारे में ये सोचते हैं कि
आर्मी की इंटरनल कैसे ट्रेनिंग्स होती होंगी, कितना टफ ट्रेनिंग होता होगा, कैसे आप लोग अपने फैमिली से इतने दूर रह के भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हो, -50 डिग्री जो हम लोग न्यूज पेपर में देखते हैं, न्यूज पे देखते हैं, स्टिल क्या फैक्टर होता है जो इतनी मोटिवेशन हर एक आर्मी होता है एंड ऑफिसर्स में होता है, इसके पीछे क्या रीजन है सर? ओके, जिस तरह आपने इस क्वेश्चन को पूछा, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, देखिए, एक आर्मी के लिए देश प्रेम, देश के लिए सेवा किसी भी डिफेंस फोर्सेज, यूनिफॉर्म फोर्सेज के लिए वो सबसे सर्वप्रथम है। उसके बाद उसके फैमिली और जवान्स की बात आती है, और सबसे लास्ट में खुद की जो होती है वेलफेयर फॉर द सेल्फ कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। तो ये सबसे पहले जो हमें सिखाया जाता है, हमें इनग्रिल्ड किया जाता है इसको। फिर इसको ठीक है, एक हमें कार्यान्वित करने के लिए इसको कैसे हम आगे परफॉर्म करें, तो आती है ट्रेनिंग। एक क्या डिस्टिंग्विश करती, देखिए, एक ही परिवार से कोई दो भाई हैं, राइट, कोई वो सिविल में या गांव में रह जाते हैं, कोई फौज में आ जाता है, दोनों का जीन्स ब्लड परफॉर्मेंस सेम होता है, लेकिन एक कहीं और एक्सेल कर जाता है, दूसरा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रेनिंग, जो आपको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आपके अंदर उस तरह की कॉन्फिडेंस आती है परफॉर्म करने के लिए, अपने टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हो, स्पेशल मिशन में जा सकते हो, और आपके अंदर एक देश की भी सेवा का जो है वो चीज आपको वो ट्रेनिंग के साथ साथ इनबिल्ट होता है, जो आपको ठीक है परफॉर्म करना है, जो कुछ भी हो, हम देश को लेट डाउन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी जान देने के तैयार रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है जो कि एक किसी भी डिफेंस पर्सनल को बाकी सबसे अलग करता है। नहीं तो वो फ्लड रिलीफ हो, कहीं पर क्यों नहीं आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, और इवन बच्चा बोरवेल में गिर जाता है, तो वहां भी हम आर्मी को याद करते हैं। राइट सर, वो अलग नहीं है, आफ्टर ऑल तो सेम ब्लड है, सेम ह्यूमन बीइंग है, सेम परिवार से है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है। हमारे पब्लिक को भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस होती है, और वो परफॉर्म करके दिखाते हैं, जहाँ की बाकी जो है हमारे एजेंसी फेल हो जाते हैं। राइट, तो दैट सेपरेट्स द आर्मी पर्सन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये जो आप लोगों की जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, ये सेम ट्रेनिंग जो नॉर्मल पुलिस होते हैं, जो सिविलियन पुलिस होते हैं, उनको भी ऐसे ट्रेनिंग देने की अब जरूरत आ चुकी है? देखिए, जरूरत तो जरूर है, कहीं न कहीं जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे नॉर्मल पुलिस फोर्स की, वहां पर उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाता है, और वो बाकी मैं कहूंगा इधर उधर की ड्यूटी में ज्यादा लगे रहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कितनी बार हम देखते हैं हमारे पुलिस के जवान हैं, फायरिंग तक नहीं कर पाते हैं, उनकी राइफलें जाम हो जाती है, मौके पर वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ट्रेनिंग और अपने इक्विपमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए जब कॉन्फिडेंस आपको अपने ट्रेनिंग में नहीं होगा, आप वेल ट्रेन्ड सोल्जर नहीं है, आपके इक्विपमेंट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप मौके पर जो है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप कहीं न कहीं आप डरे रहेंगे, आप उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं आतंकवादी हो या नॉर्मल में आप कोई क्रिमिनल हो, तो आप कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं उनके सामने। तो जरूरत है जो हम रेगुलर रूप में पुलिस की जो भी एक सिलेबस है ट्रेनिंग की, वो की जाए, इवन उनकी एकेडमी और बाकी जगह भी, और बाद में भी उनकी रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग वो लगातार होनी चाहिए, इंक्लूडिंग देयर फायरिंग्स एंड अदर थिंग्स व्हिच इज जनरली नॉट डन, एंड दैट्स ऑफ कोर्स ए लिटिल जो है एक हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे पुलिस फोर्स कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। राइट। तो सर, जब आप कभी देखते हो न्यूज चैनल्स पे कि पुलिस वाले बंदूक चला रहे थे और उनके गन से गोली नहीं निकली, तो उस समय में एज ए आर्मी ऑफिसर आपको कैसा लगता है? कोर्स ये दुख की बात है। देखो, ये चीजें तो हमारे नॉर्मल इंटरनल सिक्योरिटी उनके जिम्मे है, और अगर उनकी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं समय पे, वो फेल हो जा रहे हैं, तो पूरी ये एक पुलिस फोर्स के लिए लेट डाउन है, और पब्लिक की भी जो उनके अंदर विश्वास है वो बहुत ही कम जाता है। जो ये पुलिस फोर्स इधर उधर की चीजों में तो ज्यादा भैया ठीक लगे रहते हैं, लेकिन जो इनकी मेन प्रोफेशन है सिक्योरिटी की, एक पब्लिक को सिक्योरिटी प्रदान करना, तो वो चीज नहीं हो पाती है, भावना नहीं आ पाती। हाँ, वो तो ये बहुत जरूरी है हमारे
गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके अंदर ये आता है वो मिनिस्ट्री, तो दे मस्ट लुक इनटू इट, जो हम कितना उसको वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनली साउंड करें, जिससे कि वो जो उनका मेन टास्क है एक सिक्योरिटी प्रदान करना, इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे पब्लिक को, वो कर सके। ओके सर। सर अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे, अगर कोई स्टूडेंट आप जैसा एक ऑफिसर बनना चाहता हो, जो अभी 8 में है, 9 में है, 10th में है, आप जैसे कर्नल पोस्ट तक जाना है, तो उसके लिए आप कैसे क्या क्या करना चाहिए उस स्टूडेंट को? जो भी हमारे ऑफिसर आर्मी डिफेंस में ऑफिसर बनने के एस्पिरेंट्स हैं, राइट, तो एक भर्ती का प्रोसेस होता है ऑफिसर बनने के लिए। जवान का अलग प्रोसेस है और ऑफिसर्स के लिए अलग है। ऑफिसर्स की सिलेक्शंस जो होती है वो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होती है। तो सबसे पहला चरण आता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। पहले 11th पास हम लोग के समय था, अब वो 12th पास उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो 12th करके एनडीए में अपीयर कर सकते हैं और उसमें रिटर्न में क्वालिफाई करने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम एसएसबी कहते हैं, वहां पर उनका कॉल होता है। वहां पर उनकी इंटरव्यू और बाकी जीटीओ टास्क और बहुत सारी चीजें होती हैं। 4 दिन की वहां पर उनकी टेस्ट ली जाती है, जिसमें बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी चेक की जाती है, जो उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न क्या लीडरशिप क्वालिटी है जो कि वो लीड कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है एक अच्छे लीडर की। राइट सर। एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा, जो आई एम मोर अफ्रेड ऑफ एन आर्मी of 100 ships led by a lion than of 100 lions led by a ship. Right. So वही चीज है, जो एक लीडर जो है अगर तेज है, लीड अगर रियली प्रोफेशनली साउंड है, लीड करने की क्षमता रखता है, तो वो जवान तो हर जगह एक ही होते हैं। कोई बटालियन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई थोड़ा कम करता है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडर। एक लीडर के कमांड के ऊपर इतने जो सैकड़ों हजारों जवान है किसी भी ऑपरेशन में, जो क्यों नहीं वो कारगिल का वार हो या पाकिस्तान के साथ कहीं भी हो, तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को सबसे बड़ी कीमती आदमी के लिए, किसी भी पब्लिक के लिए उसकी जान होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अलावा इवन लिविंग बीइंग के लिए, जानवर के लिए भी। लेकिन जब आदमी अपने जान पर, जब तो वो दैट रिक्वायर्स ए मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप, तभी जाके अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग अदर थिंग, तो लीडर मैटर्स आउट देयर। तो ये जो सिलेक्शन जो होती है ऑफिसर्स के लिए, वो अपार्ट फ्रॉम रिटन योर नॉलेज, communication is the leadership which is more important. There are various qualities for the leadership. You can see वो knowledge है, आपकी स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, बोल्डनेस है, आपकी करेज है। There are so many which is the patience, everything. There are so many qualities of leadership. तो वो उनकी वहां पर टेस्ट होती है। सर आप हर किसी के लाइफ में आइडियल होते हैं, राइट सर? आप मुझे अपने आइडियल के बारे में बताओगे? ओके, आपने कहा आइडियल के बारे में, तो जिंदगी के दौर में कोई एक नहीं रहा है। आपकी जिंदगी में जैसे जैसे ग्रोथ होती है समय के साथ, अलग अलग फील्ड के अलग अलग आइडियल होते हैं। वो स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, और आपके डिफेंस फोर्सेस से लेके पुलिस फोर्स बहुत जगह है। राइट। एंड इट कीप्स चेंजिंग विद द सर्कमस्टेंसेस एंड द सिचुएशन। आप शुरू में पढ़ते हैं तो आप किताबों से, बाकी जो भी ऑपरेशन से, आप बहुत चीजें, तो वहां आप उस तरह बनना चाहते हैं। नहीं, आपके बचपन में आपके आइडियल कौन थे? बचपन, देखिए बचपन में कोई उस समय क्या होता, आप पढ़ते हो, आप अलग नेहरू जी, गांधी जी ऐसे आप देखते हो, लेके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो कहीं न कहीं उनसे आप प्रेरित होते हो। आप अगर डिफेंस फोर्सेज की ऑपरेशन के बारे में, तो ठीक है, जीएन चौधरी हैं, ये आपके मानिक शाह हैं, उनके बारे में, खत्तर की लड़ाई के बारे में आपने पढ़ा, सुना, फील्ड मार्शल बने। तो अगर फौज की बात करते तो ऑफकोर्स इन चाइल्डहुड फील्ड मार्शल मानिक शाह was one of the, of course, renowned, famous, right, and ideal military person. Okay. और उन्होंने परफॉर्म भी किया, जिस तरह उन्होंने हर चीज को संभाला, हैंडल किया, तो that was exemplary. सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में वो कब चीजें आई कि मुझे अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए मुझे एक ऑफिसर बनना है? देखिए बचपन में जब 71 की लड़ाई चल रही थी, तो हमें एक बहुत फेंटली याद है। अच्छा। जो
गांव में, शहर में जब भी कोई प्लेन क्रॉस करता था, आवाज आती थी रात में, लाइट ऑफ करो, ये करो भैया, उस समय बम गिर जाएगा। अच्छा। तो वो एक दैट वाज द फर्स्ट यू कैन से एक इंट्रोडक्शन विद द डिफेंस फोर्सेस, जो क्या लड़ाइयां होती हैं, क्या होता है। बट वी वर क्वाइट यंग दैट टाइम, वेरी इन द वेरी चाइल्ड यू कैन से। हाँ, 1976 में हमारे फादर ने हमें, क्योंकि उस समय बिहार में अगर स्कूल के नाम पर था, राइट, तो केवल 2 ही स्कूल का नाम था, नेतरहाट और सैनिक स्कूल तिलैया। इवन वेरी फ्यू सेंट्रल स्कूल्स जो थे वो पूरे बिहार में, तो वो भी वहां पर मोस्टली फौज के जो डिफेंस पर्सनल थे कैंटोनमेंट में ही थे, या जो भी ऑल इंडिया सर्विस वाले थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, उनकी केवल बच्चों की भर्ती होती थी। राइट। तो इन सबको देखते हुए हमारे पिताजी ने हमें तैयारी कराया सैनिक स्कूल तिलैया के लिए। अच्छा। मैं शुरू से मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में काफी अच्छा था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम बहुत अच्छे मेरिट के साथ तिलैया में कंप्लीट किए। सर, उस स्कूल के बारे में कुछ बताओगे आप, उसके इंटरनल के, वहाँ पे ऐसे कैसे पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग्स होती है? कि मोस्टली जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी तिलैया से हूँ, कि जो बच्चा वहाँ पे 11th तक पढ़ता है वो मोस्टली एक अच्छे सेना में एक ऑफिसर चुन ही जाता है। देखिए, ऑफ कोर्स एक सैनिक स्कूल तिलैया है, वो एक सेमी आप कह सकते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग है। ओके। एक माहौल है, 10 साल की उम्र में हम सैनिक स्कूल तिलैया में ज्वाइन कर लिए थे, और वहाँ आपको खाकी शॉर्ट और खाकी वर्दी, जो एक कैडेट की वर्दी आप समझ सकते हैं, एनडीए में भी थी, तो वो हमें पहना दिया जाता, वही हमारी यूनिफॉर्म होती है बचपन से 10 साल की उम्र से। और हमारे प्रिंसिपल भी वहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, रजिस्ट्रार सब होते हैं। जो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, तीनों से रिटायर्ड नहीं, प्रॉपर सर्विंग होते हैं। वो डेपुटेशन पर होते हैं वहां पर। तो सैनिक स्कूल्स के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, रजिस्ट्रार, ये डायरेक्ट आर्मी से होते हैं, डिफेंस फोर्सेस से होते हैं, किसी भी विंग से, और सर्विंग होते हैं। और साथ में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स भी, सूबेदार, नायब सूबेदार एंड इवन हवलदार, फिजिकल ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, तो वो भी आर्मी से, एपीटीसी से डिपुटेशन पर होते हैं। अच्छा। तो एक आर्मी का सेमी ट्रेनिंग का समझिए माहौल, और आपको जो वहां पर दिया जाता है, तो ऑलरेडी एक आपकी रूटीन से लेके और ट्रेनिंग एक एकेडमी की तरह हो जाती है बचपन से ही। तो दैट ड्राइव्स यू टू ज्वाइन एनडीए फ्रॉम देयर। तो उनका मेन मोटो होता है, ठीक है, हम एनडीए में कितने कैडेट्स को भेज सके। लेकिन एक चीज आपको जानकारी, जो हर बच्चा नहीं जाता है, काफी कम परसेंटेज होती है। कहीं एक बैच में अगर 150 बच्चे हैं तो हो सकता है एक भी ना जाए, किसी में 10 जा पाए। अगर 10 चला जाए अगर किसी स्कूल से एक बैच में, तो एक अच्छी उपलब्धि और अच्छी रिजल्ट मानी जाती है। क्योंकि एनडीए में तो अगर 300 बच्चे हैं तो पूरे इंडिया से जाएंगे, राइट फ्रॉम सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स से लेके आपके बाकी जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं, बाकी और भी सिविल स्कूल्स जितने भी प्राइवेट में हैं, हर कोई compete कर रहा है। राइट। So even if you are able to send 10 from one school out of 300, you have achieved a big result, right sir, great success. So तो वहां पर एक माहौल बन जाता है। फिर जब आपकी आती है तो ऑफ कोर्स आप एनडीए के लिए जो फौज में जाना है, आप एक वहाँ डिफेंस पर्सनल्स को देखते हो, ऑफिसर्स को देखते हो, कर्नल हैं आपके, प्रिंसिपल, बाकी विजिट्स पे आते हैं आपके परेड, तो एक ऑफ कोर्स वो आपको आइडल बन जाते हैं, मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना है। तो वहां से आपको वो प्रेरणा मिलती है असल में। अदरवाइज तो पहले आप 10 साल में ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपको उतनी समझ नहीं होती है। So it's basically from Sainik School that I got that inspiration and motivation to join NDA, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एनडीए क्वालिफाई किया था। सर, आप हम जैसे यंगस्टर को ना 3 ऐसी चीजें जो अपनी एक्सपीरियंस से हमें बताना चाहते हो, ताकि हम भी अपनी लाइफ के सबसे ऑप्टिमम चीजों को टच कर सके। क्या ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने पहले बताया आपको, खुद को पहचानो, बिलीव इन योरसेल्फ। एक
आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में SWOT एनालिसिस, राइट सर, ठीक है ना। स्ट्रेंथ वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, थ्रेड्स को, उसको आप देखिए और देखिए किसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ, क्या मेरी रुचि है। उसमें अगर आप अपनी रुचि के हिसाब से, एप्टीट्यूड के हिसाब से चलते हो तो जरूर उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। अगर किसी को गाने का शौक है तो वो जरूर उस शौक में अच्छा जाएगा, लेकिन उसको विपरीत अगर दिशा में मोड़ दिया जाए तो वहां पर शायद वो बेरुखी से जबरदस्ती किसी तरह करेगा, लेकिन उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि रुचि नहीं। तो अपनी देखो किसमें हम अच्छे हैं और कितना हम बेस्ट कर सकते हैं उसमें, तो आप जरूर उसमें सक्सेस पाओगे उस क्षेत्र में। राइट। और सर और एक दो चीज जो डिसिप्लिन, लाइक क्योंकि आजकल हर को जैसे रील्स का जमाना चल रहा है, तुरंत देखते हैं कि 20 साल का लड़का रील्स वगैरह बनाया और वो लंबोर्गिनी पे चल रहा है, राइट। और बहुत सारे ऑफिसर्स जो कि पूरी अपनी टेन्योरिटी करने के बाद भी लंबोर्गिनी नहीं खरीद पाए। तो आजकल ना रील्स पे ये चीजें दिखाया जाता है बार बार क्या जॉब करना है, क्या मेहनत करना है, क्या दूसरों का काम करना है, बस कुछ भी करो और शॉर्टकट करके ना कुछ पालो। तो इसके में भी आधी जनता परेशान है, आधे लड़के आजकल अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं वीडियो बनाने के कारण। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहते हो, उन बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हो आप? देखिए जरूर एक ये भ्रमित करने का, बच्चों को कहीं न कहीं डायरेक्शन से जो है मिसगाइड करने का एक ये मीन्स हो गया है, राइट। और स्पेशली लॉकडाउन के समय से, जबकि वेरियस कंपनी जो हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी पब्लिसिटी करना शुरू की, तो स्पेशली वो यंग बच्चों को पकड़ना शुरू की क्योंकि उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम और बाकी के थ्रू, तो बच्चों को एक छोटी एज में, कम एज में उन्हें एक पैसा आने लगा, फायदा मिलने लगा, तो कहीं न कहीं उनकी जो असली डायरेक्शन थी, गोल थी, उससे वो डिरेल होके उस तरफ चले गए। लेकिन ये क्षणिक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। राइट सर। ये जो बच्चे हैं आप देखोगे ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चल पाते हैं, फिर कहीं न कहीं आप देखोगे वो कोई न कोई चीज में, क्योंकि वो जाते हैं, वो मेहनत को नहीं पहचान पाते हैं, पैसे का मोल नहीं वैल्यू कर पाते हैं, तो देखिएगा मिसगाइड होके कहीं न कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो भटक जाते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जो वो आगे की कुछ 2-3 साल चल पाते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं वो भटके हुए, they lose their shine and they get lost in this life in the world, right। सर मैंने आपके बारे में एक चीज और सुना है कि आप दिल्ली के हर्षद मेहता रहे हैं। तो सर आपने कैसे इस चीज में भी आपने एक्सेल किया अपने आप को, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने बहुत पैसे बनाए, आपने बहुत रीडिंग किया, आपने इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त की, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? जैसे मैं शुरुआत में जब मैंने कमीशन ही लिया था तो जरूर मेरी मैथ्स और फाइनेंस में रुचि थी। ओके। और हमने लोगों को शेयर के बारे में बात करते हुए सुना, जो कि उस समय बहुत कम था, मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी लगा कोई ज्ञान देने वाला तो था नहीं। तो मैं न्यूज़पेपर्स में पहले पब्लिक इशू निकलती थी नए नए कंपनियों की, और फिर राइट इशू जैसे जो कंपनियां चल रही हैं उनकी, तो कुछ हम पेपर्स में ऐसे ऐड देखते थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, मैं किससे पूछूं, कोई बताने वाला नहीं। तो उसमें जो भी एड्रेस थे, जो अंडर राइटर और उनके इशूज के होते थे, मैंने उनको वहाँ जो भी एड्रेस था उसके ऊपर चिट्ठी लिख के यार मैं भी लगाना चाहता हूँ, कुछ बताओ मुझे भी। तो मुझे फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स आने शुरू हो गए। मैंने एप्लीकेशन को जहाँ भी मैं क्यों नहीं माउंटेन्स में, हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड था, फील्ड में था, मैंने दिल्ली में एक अकाउंट खोली और उसमें एप्लीकेशन के साथ चेक लगा के बाय पोस्ट में दिल्ली के बैंक में जो भी उसका था बैंकर कलेक्शन सेंटर, वहां भेज दिया करता था। मुझे इस तरह बहुत सारे शेयर मिलने लगे, जो कोई फेस वैल्यू पर 10 रुपए में, कोई राइट इशू में, और लगभग मेरे पास मतलब सैकड़ों कंपनियों के शेयर जमा हो गए और एक अच्छी पोर्टफोलियो बन गई और ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़े। फेस वैल्यू पर उस समय मिलती थी, कोई 4 गुना, कोई 10 गुना, ऐसे होता चला गया लेके, और एक पोर्टफोलियो बिल्डअप होती चली गई। और फिर काफी इंटरेस्ट जगह, हमने काफी स्टडी करते थे, कैपिटल मार्केट आता था
दलाल स्त्री आता था, मनी शनी, बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते थे, उन सबको हम पढ़ते थे। और उस समय एक अच्छी नॉलेज हो गई थी, जो कोई किसी कंपनी का नाम लेते, मैं उसके बारे में आपको उसके आगे पीछे बता दिया होता। तो उस समय मेरे जो आइडल थे वो निमेश शाह थे, एनएम फाइनेंशियल के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, वो थे। क्योंकि उनके बारे में जब हमने पढ़ा तो कहते तो वो तो जा के खुद भी टीम को भी अलग अलग कंपनियों के फैक्ट्री में भेजते हैं, तो देखो वहाँ क्या वर्क कल्चर है, किस तरह परफॉर्मेंस है, क्या रिजल्ट आने वाली है। तो उस हिसाब से वो शेयर को रिकमेंड करते थे और सेलेक्ट करते थे जो इसका रिजल्ट आगे अच्छा, अगर उसकी परफॉर्मेंस, वर्कर्स की मोराल, वर्क कल्चर अच्छा है तो जरूर ये कंपनी अच्छा करेगी, जो कि एक सोच के परे है हमारे डिफेंस पर्सनल के लिए। हमने एक अपने कजन को ही एयरफोर्स में था, उसको 5 लाख में 300 गज जमीन दिलाया था यहाँ पे गोला डेयरी में, द्वारका के साथ में। आज वो 2 करोड़ से ऊपर की है। 3 लाख का 2 करोड़, हाँ 5 लाख की चीज थी 300 गज, तो आज वो 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू उसकी है। ओनली टू ओनली कितने सालों में ये टेन्योर? ये 2006 से लेके अभी तक, मतलब 17-18 साल में, हाँ 15-16 साल में आप ले लो ऐसे करके। तो इस तरह की जो कि पूरी जिंदगी की नौकरी करके पेंशन वेंशन पूरी तनख्वाह मिला के भी जो है वो उतना नहीं बना पाता। एक फौज में, वो भी एनसीओ लेवल में, फौज में सार्जेंट था एयरफोर्स में। तो एक बहुत बड़ी चीज है, जिसने भी इन्वेस्ट किया, आज ऑफिसर्स हो या जवान हो, वो बड़े आके थैंक यू करते हैं, साहब हमारी आपने जिंदगी बना दी, इतना तो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वैसे ये कर्नल साहब हैं, वहां पर अभी एक्सप्रेसवे में रहते हैं, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। तो आज वो मिले भी थे कुछ दिन पहले आके, जो रंजन सर ने करा दिया, और आज हमारा अपनी वैल्यू हो गई है। तो नहीं, सबको सोचते हुए हमने कहा जो इस फील्ड में कहीं न कहीं हमारी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नजर आई, तो अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक देश का सबसे उभरता हुआ रियल एस्टेट में जगह, डेवलपिंग प्लेस है मैं कहूँगा आज, और वहां पर इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इवन मॉडर्न वहां पर डेवलपमेंट है, हाईटेक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, किसी को कोई मदद चाहिए, कोई गाइडेंस रियल एस्टेट में चाहिए, तो आप हमारे को संपर्क करो, हम आपको जेन्युइन गाइडेंस देने की जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी पहली बात है जो आपके साथ चीटिंग ना हो, आप जेन्युइन चीज ले सके, जो भी आपने इतने मेहनत से कमाया है, बचाया है, सेविंग, वो आपका बर्बाद ना हो, हाथों में सही जगह पे जाए, सही जगह पर लगे। और दूसरी चीज है जो उसकी मैक्सिमम रिटर्न और एप्रिसिएशन मिले, आप ऐसी जगह लगाओ जो अगर कल नहीं भी रहना है तो हम उसको बेच के कहीं और अपने पसंद की चीज खरीद सकते हैं। तो ये मेरी लोगों को सलाह है, जो भी सुन रहे हैं हमारे डिफेंस के हैं और ऐसे हैं, बिल्कुल मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। हमने द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी अपनी ऑफिस और काम स्टार्ट किया, द्वारका में भी हमारी ऑफिस है, और हमारी यही कोशिश है मैक्सिमम रिसर्च करके बेस्ट चीज हम वैल्यू पर मनी निकालें और अपने इन्वेस्टर को दे। सर मैं आपसे एज ए बिहारी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 7-8 साल पहले उत्तर प्रदेश की कंडीशन सेम थी, वहां पे भी बहुत से मेरे दोस्त हैं जो वहां रहते हैं, वो भी सेम बोलते थे कि बहुत लूटपाट है, बहुत दलाली है, हर कुछ है। बट एक चीफ मिनिस्टर चेंज होने के बाद उत्तर प्रदेश आज के समय में उत्तम प्रदेश बन चुका है। और ये बस न्यूज चैनल्स पे नहीं है, मैंने पर्सनली भी बहुत से लड़कों से बात किया है, बहुत से कॉल्स आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लैंडलाइंस पे भी, तो बोलते हैं कि अब वहां पे काफी बेटरमेंट हुआ है। लोग जो भी दलाल हैं, जो भी ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोग, उनके दिलों में डर बैठा है। तो आपको क्या लगता है, 3 चीज ऐसा क्या बताना चाहते हो बिहार के बारे में, जो अगर बिहार सरकार या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में है अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो उससे बिहार में भी चेंज आएगा? सर देखिए, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में है नेतृत्व। अगर हम देश के नेतृत्व की बात करें तो कभी इंदिरा गांधी भी थी, कभी नेहरू भी थे, मनमोहन सिंह भी रहे, और अभी नरेंद्र मोदी जी भी हैं। हमने जो 70 साल में अगर कांग्रेस के राज में जो अचीव किया इतना, तो कहीं न कहीं देखिएगा 10 साल में जितना हमारी ग्रोथ हुई थी हमने उतनी अचीव कर लिया, 10 साल कर लिया।
तो ये एक नेतृत्व के कारण हुआ, जहां भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल किया गया, एफिशिएंसी बढ़ाई गई और प्रिविलेज को रोका गया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस ही था या कोई लाभ था, आधार लिंक कर दिया गया, अब डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे। आपने देखा होगा लाखों लाख बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो लेते थे, या वो रोजगार योजना वाले में जो था, राइट सर, हाँ, मनरेगा में, हाँ, तो वो सब सारे गायब हो गए भैया। सब घोस्ट को हम देते थे लेके, या सफाई कर्मचारी थे, वो हजारों हजार सफाई कर्मचारी गायब हो गए, भैया थे ही नहीं ग्राउंड पे, लेकिन कोई उनके नाम पर पैसा ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो नेतृत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में भी क्या था, यूपी देखिए हालत क्या थी, बहुत केवल एक लीडर आया, सेल्फलेस लीडर, जिसको अपने स्वार्थ का कोई चिंता नहीं है, योगी है, जो सेंट है, और उसने एक केवल अपने नेतृत्व से पूरे राज्य को बदल दिया। सारे क्रिमिनल्स को देखो थर थर कांपते हैं, और जो अपने को बेताज बादशाह मानते थे, हमें कोई टच नहीं कर सकता, आजम खान जैसे लोग, अतीक अहमद, सारे सब आज मिट्टी में मिल चुके हैं। उनकी यूनिवर्सिटी जो कब्जा करके गैर कानूनी ढंग से बनाया गया था, सरकारी किताबों को जो है ले लिया गया था, सरकारी मशीनरी को जो था वो उन्होंने हथियार रखा था, सबको सब वो उसने नस्ता नाबूद कर दिया। तो ये लीडरशिप की जो है एक विल, वो जरूरी है। कहीं न कहीं बिहार में इसकी कमी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, एक सख्त नेतृत्व की, लीडर की जरूरत है। और आज के समय में हम देख रहे हैं जो क्या मुस्लिम यादव समीकरण ये वो करके एक 9वीं क्लास फेल को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने में लगे, उसी तरह हेल्थ मिनिस्टर बना रहे हैं। क्या जब बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या नेतृत्व करेगा, कि वो पॉलिटिक्स करेगा? बिल्कुल सर। उसमें क्या करेगा, जातिवाद, धर्मवाद, इस सब को जोड़ के किसी तरह पब्लिक को बेवकूफ बना के वो सत्ता में रहने की और सीट जीतने की कोशिश करेगा। राज्य का विकास कभी नहीं होगा। तो आज के समय जो है कहीं न कहीं बीजेपी को पहल करनी पड़ेगी, वहां एक मजबूत और सख्त जो है एक नेतृत्व देनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने यूपी में दिया। तभी जाके विदाउट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेसी इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज ए स्टेट। फिर तो एक पब्लिक रेवोल्यूशन चाहिए, तभी हो पाएगा, और वो बहुत डिफिकल्ट है। किसी इंडिविजुअल के लिए जो हम उठे जमीन से और हम वहां पर बन जाए, तो वो पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन शायद ही कोई सक्सेसफुल हो पाता है। उसके लिए एक पब्लिक रेवोल्यूशन चाहिए, तब जाके हो पाता है। तो इस केस में बीजेपी को अपने अंदर एक विश्वास लाना पड़ेगा, और वो नीतीश जी के जो है वो क्रच के ऊपर, ठीक है ना, सहारे जो है उसको नहीं आगे, बल्कि अपने अगर खुद अलग चले, वो महाराष्ट्र में भी जब वो शिवसेना से अलग होकर लड़ी तो सत्ते में आई, अपना बहुमत प्राप्त की, लेकिन जब साथ लग गई तो उसके साथ धोखा हुआ हमेशा। तो इसलिए आगे बढ़ के पब्लिक चाहती है, कोई अच्छा नेतृत्व चाहती है, लेकिन अब पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक बहुत ही सख्त और सेल्फलेस वहां पर जो है उनको नेतृत्व और लीडर देना पड़ेगा। ओके, पर्सनली आज की जो कॉन्वर्सेशन रही है सर के साथ, ये मेरे लिए पर्सनली ड्रीम कम ट्रू था। सर मेरे मेंटोर भी रहे, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं इनके लाइफ से डिसिप्लिन, हमेशा बड़ा सोचना, हमेशा लंबे विजन के साथ सोचना, देयर इज नो शॉर्टकट। मैं चाहता हूँ कि सर को लोग फॉलो करें, और सर को फॉलो करें, अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएं। और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं बिहार का हूँ, और मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सर एक दिन बिहार की कुर्सी के सीएम बने, बिहार के लिए सीएम बने, और पूरे बिहार को एक तरीके से उत्तम बिहार बना दे। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस तरह से, ठीक है, इस टीम में हमें मौका दिया जो मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।